हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉकीज विद पूर्वेश मोदी। आई एम डॉक्टर पूर्वेश मोदी, योर होस्ट। यहाँ हम लेकर आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज, ज्ञान और पर्सपेक्टिव्स जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। कुछ सफ़र इतने गहरे होते हैं कि उनकी शुरुआत भी एक अलग अंदाज से होती है, एक अलग फील देती है। और आज जो आप सुनने वाले हो वो शायद आपके पर्सपेक्टिव को और थोड़ा सा शिफ्ट कर दे। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने थॉट्स शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके लिए ला सके। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। जिंदगी एक सफर है, कभी हवाओं सा हल्का तो कभी तूफान सा सख्त, पर हर तूफान के बाद सूरज निकलता ही है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पल बदलते रहे, रास्ते निकलते रहे और मैं बस चलते रहना सीख गई। एक छोटे से शहर प्रयागराज से निकल दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर तय किया। लाइफ ने कभी सीधी लाइन पर चलना नहीं सिखाया, कभी ऊपर तो कभी नीचे। कभी तो यूं भी हुआ जैसे गूगल मैप्स भी बोल रहा हो रीरूटिंग। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई फील। हर गलती ने सिखाया, हर जीत ने हौसला दिया और हर न्यू चैप्टर ने मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया। आज टॉकीज विद पूर्वेश मोदी पर मैं अपनी कहानी यूं ही सीधी साधी नहीं बताऊंगी। मैं वो चैप्टर शेयर करूंगी जिसमें ड्रामा भी है, कॉमेडी भी, स्ट्रगल भी और सबसे ज्यादा ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। थैंक यू रिचा जी फॉर कमिंग टू टॉकीज विद पूर्वेश मोदी एपिसोड 5। आप काफी स्पिरिचुअल बातें करते हो, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये आपने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट बात पूछी मुझसे। अच्छा। क्योंकि मैं इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहाँ पली बढ़ी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और गंगा है वहाँ पर, गंगा, जमुना और सरस्वती, त्रिवेणी हम जिसे कहते हैं, तीनों का समागम है। हम लोग उस मिट्टी में पले बड़े और बड़े हुए कहना चाहिए। और अयोध्या पास में था, वृंदावन पास में है, तो यूपी में पैदा होना। लेकिन भगवान क्या है, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात है ये, इस पे मैं कहूंगी। लेकिन भगवान के बारे में यही है कि भगवान हमें देते हैं। कौन भगवान हमें देता है? भगवान को किसी ने देखा है? हम जैसे मूर्ति पूजा करते हैं कि भगवान के सामने आपने हाथ जोड़ के बैठ गए, भगवान आप ये दे दो। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी नजरों में भगवान है और हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ। वो हमें आके कुछ दे नहीं जाते। जैसे क्रिश्चियनिटी में हम क्या करते हैं कि सांता क्लॉज खुश होंगे और रात में आके आपको गिफ्ट देके जाएंगे। सो ये सब एक मान्यताएं हैं और मान्यताओं को हम मानते चले आ रहे हैं आंख बंद करके। आप मुझे पास करा दीजिए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अच्छा। मैं 1 किलो लड्डू आपको चढ़ाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि आप भगवान को रिश्वत दे रहे हैं। भगवान को वो नहीं चाहिए। ये हमने अपने आप बना लिया चीजों को। अपने कर्म करो। ये चीजें हमने अपने बचपन से अपने पेरेंट्स से सीखी कि अगर आप खुश हो तो आप दान करो। मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे हैं, जिनके पास सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनको हमने कंबल बांटे, उनको हमने सामान दिया, उनको खाने को चीजें दी। तो आप ये करो, वो ज्यादा बड़ी बात है। रादर आप ये करो कि भगवान हम आपको ₹1.25 का या ₹100 का या ₹1000 का प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारे को बचपन से मिली। बट मुझे लगता है आज के बच्चे वैसे नहीं है। आज बहुत चेंज आया है बच्चों में। बच्चे रीजनिंग ढूंढते हैं, बहुत आपसे बातें करते हैं, आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों। अच्छा। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है और सही बात भी है। तो अगर किसी को वर्शिप करना है आपको, तो आई वुड से वर्शिप सन। उगते सूरज को आप वर्शिप करिए, मैं सबसे कहूंगा। और यूजुअली जो भी मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आता है, मैं हर एक को ये एडवाइस तो देता ही हूँ कि ऑलवेज ऑफर वाटर टू सन। क्योंकि सन जो है वो राइज करता है और हमको एनर्जी देता है, हमको लाइट देता है। ठीक है, और वो लाइट से हमारा दिन स्टार्ट होता है और हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप उनको ही वर्शिप नहीं करोगे तो आपका दिन कैसे अच्छा जाएगा? मैं कहूंगी रिलीजियस से ज्यादा मैं स्पिरिचुअल। हाँ।
और आज भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, मैं सीख रही हूँ, बहुत इंटरेस्ट है मुझे उस तरफ। मैंने बहुत सारे कैंप्स और वो किए। जाके मैं कहूँगी कि मैंने विपश्यना किया, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया, मैंने ओशो फाउंडेशन के साथ भी मेडिटेशन और वो सीखा, और उसके साथ मैंने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका भी मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, वो भी मैंने किया। साथ में SSY कोर्स होता है दिल्ली में, वो भी मैंने ज्वाइन किया, और उनकी भी जो फिलॉसफी है या उनकी जो भी नॉलेज है वो सीखने की और समझने की कोशिश करी। तो आई एम ऑलवेज लाइक एक खाली कटोरा लेके मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि अगर कुछ कहीं से भी अच्छा मिलने का मुझे लगता है कि मिल रहा है तो मैं लेने की कोशिश करती हूँ। मैं जैसे आपको 2022-23 से जानता हूँ, आप यहाँ पे आए डेवनपोर्ट में, और आप काफ़ी इन्वॉल्व हो कम्युनिटी में, आपने काफ़ी सारा एंटरटेन किया है हमको। तो जैसे 2024 में आपने रामायण का ड्रामा प्ले करवाया था बच्चों से, और 2025 अभी दिवाली गई, वहाँ पे आपने श्री कृष्ण का ड्रामा प्ले करवाया था बच्चों से। आपका लगाव बच्चों से काफ़ी है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि बच्चों से बहुत लगाव है मेरा, और वो बचपन से ही है। और मैं एक मज़ेदार इंसिडेंट बताती हूँ कि हमारे घर में क्या होता था कि जब भी कोई भी पार्टी या फंक्शन होता था, तो जब सारे लोग आते थे तो मेरे मम्मी मुझे बोलती थी कि सारे बच्चों को लेके ऋचा जो है वो दूसरे कमरे में चली जाए, क्योंकि मैं उन सबको बिज़ी रखती थी और खूब कहानियाँ सुनाना, उनके साथ गेम करना, तो बच्चों के साथ हमेशा बहुत दिल लगता था मेरा। और वो आज भी मैं देख पाती हूँ कि मैंने टीचिंग भी जॉइन करी और मैंने बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ। अच्छा, एज आई एम नोइंग कि आप जब छोटे थे तब आपके पेरेंट्स की कुछ अलग इच्छा थी, दे वांटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर। देखिए वो हमारा ज़माना ऐसा था पूर्वेश कि हमारे पास 1-2 ही ऑप्शंस हुआ करते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या टीचर बन जाओ। एज़ अ गर्ल चाइल्ड वो हमेशा यही होता था कि टीचिंग करोगी तो लाइफ आपकी सेट है, या डॉक्टरी कर लो आप। बट डेस्टिनी कुछ और थी मेरी ज़िंदगी की, और क्योंकि मुझे संगीत पसंद था, स्टेज पसंद था, मैं बचपन से बहुत रेडियो सुना करती थी, तो वहाँ से जो गाने सुनने का एक शौक था और गाने गाने का शौक था, और उसमें बहुत एंकरिंग जो होती है ना, उसको मैं सुन के ना घर पे प्रैक्टिस किया करती थी। अच्छा, मैंने बचपन से स्टेज और वो सब करना शुरू कर दिया, बट माय फादर वाज नॉट हैप्पी विद दैट। अच्छा। वो चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं, और बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज आल्सो, आई टॉप्ड माय स्कूल एंड एवरीथिंग। तो जैसे आपने तो डबल मास्टर्स किया हुआ है, वोकल क्लासिकल म्यूजिक में और इंग्लिश लिटरेचर में, या तो ये तो डिफरेंट साइड हो गई ना, क्योंकि हाँ। आप जब म्यूजिक की बात करोगे दैट इज मोर टुवर्ड्स आर्ट क्रिएटिविटी, और जब आप लिटरेचर की बात करोगे मोर टुवर्ड्स बुक फिलोसॉफी काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से पढ़ने में बहुत था, मैं पढ़ती बहुत थी बुक्स, मैंने बचपन से बहुत किताबें पढ़ी, और हर तरह की किताबें पढ़ी। मेरी नाना जी के यहाँ मैं जाती थी बचपन में, तो उनके पास बहुत किताबें हुआ करती थी, तो मैं जाती ही अपने नाना नानी के घर इसलिए थी कि मुझे किताबें पढ़नी होती थी। तो वो जो डेवलप हुआ बुक्स पढ़ने का शौक मेरे को, तो वो लिटरेचर की तरफ लेके गया। वही उसी ने मुझे लिखना, जो मैं क्रिएटिव मैंने चीज़ें लिखनी, मैं बचपन से पोएम्स लिखती थी, बहुत सारी स्टोरीज़ लिखा करती थी, तो वो उस तरफ मेरा एक रुझान बढ़ा, मैं कह सकती हूँ। और म्यूज़िक में मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से रहा, तो दोनों का कनेक्शन डेफ़िनिटली है, क्योंकि म्यूज़िक भी एक तरह से लिटरेचर ही तो है। जो हम बात को कहते हैं, खूबसूरती से कहते हैं, बातों को पोएम के थ्रू बोलते हैं, तो आई फ़ील लाइक कि दोनों का बहुत कनेक्शन है। एक राइम की तरह से रिदमिक होती हैं चीज़ें, और लिखना और बोलना और गाना, तो दोनों कहीं न कहीं कनेक्टेड है। साइंस हाँ, डेफ़िनिटली उससे अलग है। तो आपने 1999 में आकाशवाणी जॉइन किया सबसे था? पहले मैंने देखिए जॉइन किया दूरदर्शन। अच्छा। मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी, अच्छा। और वहाँ पर इलाहाबाद दूरदर्शन में न्यूज़पेपर पे ऐड आया था कि उनको एंकर्स की ज़रूरत थी, एंड आई वाज़ डूइंग माय ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर था मेरा, तो और उन्होंने ग्रेजुएट्स माँगे थे। तो माय मदर टोल्ड मी कि तुम भर दो, तो आई वाज़ लाइक कि मेरा दूरदर्शन में क्या सिलेक्शन, क्योंकि हम अपने आप को ना बहुत, मैं ऐसा सोचती थी, आई वाज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। ऑल्दो आई वाज़ वेरी एक्टिव इन स्कूल, सारा स्टेज करना और म्यूज़िक एंड डांस एंड थिएटर एंड एवरीथिंग, बट दूरदर्शन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, एंड ऐसा लगता था कि वहाँ तक पहुँचना एक
मतलब कुछ अलग से लोग होते हैं, वो ही पहुंचते हैं। कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि क्या होता है। देखिए, दूरदर्शन पहुंचना, वहां तक जाना आसान नहीं होता है। उसकी जर्नी बड़ी ही मेरे लिए मुश्किल रही। मैं जब सेलेक्ट हुई और उसके लिए मुझे 3-4 राउंड्स क्लियर करने पड़े। हमें पता भी नहीं था कि क्या तैयारी करके जानी है। अच्छा। बट क्योंकि इट वाज वेरी रैंडम ना, कुछ भी पूछा जा सकता था। फिर जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उस समय दलेर मेहंदी बहुत चल रहे थे। अच्छा। तो आपके सामने समझ लीजिए दलेर मेहंदी बैठे हैं और आपको इनका इंटरव्यू करना है ऋचा जी। तो आप किस तरह से उनका इंटरव्यू लेंगी। तो पूरा हमारा ऐसे ही सेटअप था और हमें वहां बैठ के उनसे दलेर मेहंदी का इंटरव्यू मुझे करना था। देन आई हैव स्टार्टेड, बिकॉज मेरा पसंद का टॉपिक मुझे मिल गया, म्यूजिक था। तो मैंने बड़ा शेरो शायरी करके बातों को शुरू किया। अच्छा। थोड़ा अपना गुलजार और वो सारी चीजें लगाई मैंने। 14 फरवरी का मुझे उन्होंने सड़क पे खड़ा कर दिया। अच्छा, वैलेंटाइंस डे। और वैलेंटाइंस डे पे मुझे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, यंग बच्चे, और वो मैं भी बच्ची ही थी, 19 साल की थी, 20 साल की। तो मुझे भी कहा गया इनसे इंटरव्यू करना है आपको, चलिए जी। हम आर्चीज, उस समय आर्चीज हुआ करते थे और लोग शॉपिंग कर रहे थे आर्चीज से। हाँ। लोग हमसे बचने लग गए क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स के लिए शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, तो एक्सपोज नहीं होना चाहते थे। कि वो टीवी पे आ जाएंगे। और कुछ लोग तो आगे बढ़ बढ़ के जो चाहते थे कि मैं अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को सामने बताऊं कि मैं, तो बड़ा मजेदार इंसिडेंट था और थोड़ा स्केरी भी था क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो नाराज हो रहे थे हम पे कि हमसे बिना पूछे इस तरह से नहीं करना है। तो वो एक फन था, कहना चाहिए। प्रयागराज में ज्ञानवाणी करके एक चैनल खुला था, नया चैनल आया था। वो दिल्ली से काफी एक्सपीरियंस लोग आए थे जो कि सिर्फ काम कर रहे थे बहुत सारे एजुकेशन के ऊपर। तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड उन्होंने वहां पर मुझे काम करने का मौका दिया और मुझे फर्स्ट ओपनिंग मॉर्निंग सारे शोज मिले। अच्छा। तो हम सुबह 5 बजे, मेरी सारी शिफ्ट्स मॉर्निंग की होती थी एंड 5 o'clock मुझे रिपोर्ट करना होता था और हम लोग 10-11 बजे तक वहाँ काम कर रहे होते थे। उसके बाद मैं डायरेक्टली कॉलेज चली जाया करती। आई वाज डूइंग माय एमए आफ्टर दैट। अच्छा। वो बहुत लर्निंग रहा मेरे लिए क्योंकि ज्ञानवाणी से मैंने एडिटिंग सीखी। अच्छा। तो एडिटिंग का सफर वहां से मेरा शुरू हुआ, जो रेडियो एडिटिंग मैंने सीखी वहां पर, क्योंकि इट वाज न्यू चैनल। तो नए चैनल पे क्या होता है, वो स्टैब्लिश हो रहा होता है, हम सब भी नए थे। तो जितने भी लोग थे सब एक दूसरे को हेल्प There कर will be रहे more होते things to learn. थे। करेक्ट करेक्ट। सो वी हैव लर्नड अ लॉट। एडिटिंग मैंने वहां से सीखी, वहां से मैंने नई तरह के प्रोग्राम्स बनाने सीखे, सारा प्रोडक्शन हमने वहां सीखा बिकॉज मैंने 2 साल वहां पे लगातार काम किया। अच्छा। और प्रोडक्शन करना, किस तरह से हम गेस्ट को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करना, उनसे बात करना। हमारे से बहुत सीनियर लोग थे वहां पर, कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, आई कैन से। ये सारी चीजें अभी आज के टाइम में काफी काम आ रही है आपके। बहुत काम आ रही है। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। हाँ। जिंदगी कहते हैं ना, आपको वहीं ले जाती है जहाँ आपको जाना होता है। तो मेरे साथ तो मैं यही कहूंगी कि मेरी लाइफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, ऑल्दो माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, बट मेरे को हमेशा रहा कि मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करूं क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट उधर ही था। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी सभी से, अपने लिसनर्स से भी, कि वही करना चाहिए जिसमें आप एन्जॉय करें। अच्छा। नहीं तो लाइफ ना बोझिल हो जाती है। आज के ज़माने में जैसे अगर आप बच्चों के इंस्टेंट मैगी का ज़माना आ गया है। इंस्टेंट मैगी का ज़माना, 2 मिनट में मैगी चाहिए। उनको वेट नहीं करना होता है। तो जैसे आपने बोला कि यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स और वहाँ से आपने सीखा, म्यूजिक आपने सीखी, तो ये तो काफ़ी हार्ड वर्क वाला काम है। जैसे आपने स्टेज शो किए या इंटरव्यू लिया या फिर एडिटिंग वगैरह सब सीखा, तो ये तो काफ़ी हार्ड वर्क वाला काम है और उसके लिए स्किल डेवलप करनी पड़ती है। स्किल होती नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस टू न्यू जनरेशन? देखिए, इसमें मैं एक यही कहना चाहूँगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तो इसका मतलब ये है कि धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आपकी अच्छी होती हैं। अभी अगर हम ये कहें कि इंस्टेंट मैगी, तो वो आपको लॉन्ग टर्म फिर आगे नहीं लेके जाती। तो किसी भी चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा,
काफी लोगों को स्टेज फोबिया होता है ना, हम्म। कि स्टेज पे जाने से डरते हैं। ऐसे बैठे बैठे कितनी भी बात कर ले, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं और बहुत सारे लोग दिखते हैं सामने, देन they scared. You had that type of experience as well, maybe when you started. I was also like that. जब मैं Mhm. छोटी थी तो घबराती थी स्टेज से। मुझे याद है कि जब मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे कंपटीशन में मेरी टीचर ने, क्योंकि आई वाज अ गुड सिंगर, Mhm. तो मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया कि मैं एक भजन गाऊंगी और मैं कंपटीशन में जा रही थी। आई वाज हार्डली, आई थिंक सेकेंड या थर्ड में थी मैं। Mhm. और जब मैं स्टेज पे मैंने गाना शुरू किया तो मेरे पैर काँप रहे थे बुरी तरह से, क्योंकि मैंने देखा आसपास बहुत सारे लोग और बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो वैसे ही मुझे घबराहट हो गई कि मेरे को मैं नहीं जीतने वाली हूँ। और फिर स्टेज नेचुरली, बट मुझे लगता है कि वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जब आप धीरे-धीरे जाने लगते हैं स्टेज पे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। Mhm. और ये बात जब मैंने खुद सीखी कि मैंने 10 बार मैं स्टेज पे गई और पहली बार ज़्यादा पैर काँपे, ज़्यादा गला काँपा और घबराई, दूसरी बार उससे कम हुआ, तीसरी बार उससे कम हुआ और धीरे-धीरे फिर Mhm. आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल। Mhm. और वो बहुत ही आसान होता गया वो सफ़र। और इसीलिए मैं अब आपसे यही कहूँगी कि जैसे मैं डेवनपोर्ट अभी आई या मैं एडिलेड में भी थी, तो मैंने कोशिश यही करी कि मैं अपनी जगह मैंने बच्चों को स्टेज पे मैं लेके अच्छा। आई। Mhm. मैं ऐसे लोगों को चाहती थी, क्योंकि अब देखिए हमने तो बहुत कुछ किया लाइफ में। मैं कह सकती हूँ Mhm. कि 20 इयर्स आई वाज़ इन मीडिया एंड दूरदर्शन एंड रेडियो एंड स्टेज एंड ऑल। Mhm. बट अब बच्चों को आगे लेके आने के समय है और उनको ज़रूर हम लेके आएँ। तो मैंने वो सफ़र यहाँ पे भी जारी रखा अच्छा। और बहुत सारे बच्चों को मैंने लेके और काम करना शुरू किया। Mhm. तो जैसे आप दिल्ली में स्टेज वगैरह कर रहे थे, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे आपको बच्चों को भी संभालना था। तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि आप फुल टाइम तो कर नहीं पा रहे होंगे। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं और कुछ भी अगर बच्चों के साथ या घर की फैमिली की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, Mhm. तो सबसे पहले एक मदर को देखा जाता है। एक हुँ। फीमेल जो घर की होती है उसकी तरफ ही सबकी नज़रें होती हैं कि भई इसको ही छोड़नी पड़ेंगी चीज़ें, इसको ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वो मेरे साथ भी रहा लाइफ में। यूजुअली कि फीमेल को ही करना पड़ता है। फीमेल को करना पड़ता है। आजकल मुझे लगता है कि शायद समय बदल गया है, लोग हुँ। नहीं भी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि उसका इम्पैक्ट हम अपने बच्चों पे फिर एग्ज़ैक्टली, मैं वही आपको पूछने वाला था कि अगर हस्बैंड वाइफ 2 में से अगर कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, हाँ जी, देन इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट टू द चिल्ड्रन चिल्ड्रन। डेफ़िनिटली। और आज आप जो बच्चों की सिचुएशन है, जो बच्चों की हालत है, वो शायद इसी वजह से है। आप देख रहे हुँ, हैं हुँ, जो हुँ। इतने, अभी मैं कल ही पढ़ रही थी कि इंडिया में किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कि हुँ, उसके हुँ, ऊपर हुँ। इतना ज़्यादा प्रेशर था हुँ, हुँ, हुँ। कि उसको डॉक्टर ही बनना है, लेकिन घर वाले, एवरीबॉडी वाज़ बिज़ी हुँ, एंड हुँ, ही हुँ। वाज़ ओनली 19 इयर्स हुँ, ओल्ड, हुँ, हुँ। समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से इतनी ज़्यादा हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बट हम उसका मन नहीं जान पा रहे हैं, हुँ, हम हुँ। उसके साथ समय नहीं गुज़ारते हैं, हम उनसे बात नहीं करते बच्चों हुँ, से। हुँ, हुँ। तो और बच्चे देखिए, बच्चे ना धीरे-धीरे खुलते हैं। जब आप उनके साथ रहते हैं ना, हुँ, तो अपनी बात आपसे शेयर करते हुँ, हैं, हुँ। आपको बताते हैं। और इफ़ यू आर कमिंग बैक होम फ्रॉम योर वर्क, आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड हो, इतना सब कुछ चल रहा है, आपको नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी है, सब कुछ आपको होता है, तो फिर आप वो जो हम कहते हैं हमने क्वालिटी टाइम दिया, बट वो क्वालिटी टाइम होता हुँ। नहीं है। You need to understand the psychology of your child, चाइल्ड, दैट्स और राइट। साइकोलॉजी समझने के लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम। हुँ, क्योंकि 5 मिनट बैठ के या 10 मिनट बैठ के या कहीं हॉलिडे पे जाके वो साइकोलॉजी समझ में नहीं नहीं आएगी। आती, बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि यूजुअली जब आप बोलते हो ना कि अच्छा टाइम गया, हुँ, अच्छा टाइम बिताया, तो यूजुअली वो हॉलिडे का टाइम होता है। वो हुँ। घर में बैठ के बात करने वाला टाइम कभी टाइम नहीं नहीं होता है। होता, बिल्कुल, क्योंकि हुँ, हमारा काम है बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा खाद, कहते हैं ना कि खाद, मिट्टी, पानी, धूप, एक पौधे को, एक बीज को अगर आप देते हैं हुँ, हुँ, और हुँ। उसके बाद जब वो उगना शुरू होता है और फिर आप वो अपना पूरा एक अच्छा पेड़ बन के बड़ा हो जाता है, तो वो एक बड़ा ज़रूरी बात होती है। और अगर आपने वो अपने बच्चों को दिया है, तो वो एक घना पेड़ और मज़बूत पेड़ बन के बड़ा होता है, हुँ, क्योंकि हुँ। नींव बड़ी इम्पोर्टेंट है। सही बात है एकदम। क्योंकि मैं कहती हूँ बच्चे कुछ भी करें लाइफ में, वो इंजीनियर, डॉक्टर बने या ना बने, हाँ, एक हाँ। अच्छा अच्छे इंसान इंसान बनना चाहिए। ज़रूर बने। तो ये मेरा हमेशा से एक मेरी टैगलाइन रही है और मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती आई हूँ कि बेटा कुछ भी करो लाइफ में, एक अच्छे इंसान बनना। हुँ, हुँ। और
2 बातें मैंने उनको और सिखाई कि नेकी कर दरिया में डाल, कि आप कोई भी काम करो और भूल जाओ। उसका रिज़ल्ट मत देखो कि आपको पलट के उसके बदले में आपको कुछ मिले। और दूसरा एक फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि लाइफ में माफ़ करना और भूल जाना, क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है पूर्वेश ज़िंदगी में ना, हम सब लोग गलतियाँ करते हैं। मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई सबसे होती है। और बाद में हम पछताते भी हैं और लेकिन उसको भूल के आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम उसको पकड़ के पास्ट में ही जीते रहते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा ही एक कहना चाहिए कि खुद के ऊपर बोझ बहुत है। तो जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करता हूँ और 5 नंबर को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में। जिसके पास 5 नंबर होता है उसके पास ये सारी क्वालिटीज होती है जो भी आपने बोला ना कि फॉरगेट, फॉरगिव या फिर मूव अहेड, डोंट वेट फॉर अप्रिशिएशन। तो वो सारी जो क्वालिटीज होती है वो 5 नंबर में होती है। इसीलिए मैं पहले ही बोला आपको एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल। तो ये क्वालिटीज हर एक में नहीं होती है। देखिए, मैं 5 नंबर के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानती हूँ और मुझे यही लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत समय के साथ और एक्सपीरियंस से आती हैं। आपका जो साइकिक नंबर है वो 7 है और डेस्टिनी नंबर 5 है। अच्छा, ओके। तो ऐसे होता है कि जो 7 नंबर होता है साइकिक नंबर, यंगर एज में काफी काम करता है। ओके। तो शायद आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हो। हाँ। आपकी थोड़ी रिसर्च करने की क्वालिटी आप में ज्यादा हो सकती है कि एक अगर टास्क दिया है तो यू विल गो डीप इनटू इट एंड देन रिसर्च इट आउट एंड देन परफॉर्म द टास्क। एक एनर्जी होती है, फायर एनर्जी, मतलब काफी एग्रेसिव एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही आप 35 इयर्स क्रॉस करते हो देन यू गो टुवर्ड्स योर डेस्टिनी which is number 5. So now you are going to see more qualities of number 5. ओके, ओके। हाँ, मैं कह सकती हूँ शायद ऐसा ज़रूर हुआ है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा लोगों से बात करना, मिलना-जुलना, जैसे आपने बोला, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाना और अच्छा, मैंने ये नहीं समझा इसे कि ये नंबर 5 की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ग्रो कर गई हूँ और मैंने मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसे मेरी रही लाइफ में, तो वो एक बढ़ गई है, क्योंकि मैंने बहुत पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। पहले मैं पढ़ती थी, अच्छा। अब समय बदल गया है, अब किताबों से ज्यादा हम अपने मोबाइल्स पे ज्यादा समय गुजारने लगे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है अगर हम उसको सही तरीके तरह से यूज करें तो। हाँ, तो यही मेरा एक क्वेश्चन है कि क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे कि तू ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, तो वो they won't prefer to read books. करेक्ट। They usually prefer to go on YouTube and watch whatever they want. तो ये कैसे फिल्टर किया जाए? क्योंकि रील्स में तो क्या होता है कि अगर आपने एक कोई रील देख ली तो उसी टाइप की रील बार-बार आएगी आपकी फीड में। ठीक है, तो और वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारी रील अच्छी ही हो या सारी रील्स आपको कुछ नॉलेज ही देके जाए। देखिए पूर्वेश, इसमें मैं ये कहूंगी कि किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आप बचपन से बच्चों को अगर डेवलप करते हैं किताब पढ़ने के लिए, उसको इनकरेज करते हैं, तो बचपन में तो बच्चे करते हैं। देखिए, जब तक बच्चे बात सुन रहे हैं और आपने मोबाइल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अगर आप खुद भी मोबाइल पे नहीं रहते, मैंने कहा ना, बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। एक कुम्हार जैसा गढ़ देगा, बच्चा वैसा बन जाएगा। कोरी स्लेट की संज्ञा भी हमने उसे दी है कि आप जो इबारत उस पे लिखेंगे वो उस पे लिख जाएगी, राइट? तो एज अ पेरेंट हमारा ये काम है कि बच्चों को हम जो देना चाहते हैं वो हम खुद करें। मेरे फादर, मुझे याद है कि मेरे फादर हमें आप कह के बुलाते थे। अच्छा। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें आप कहते थे, कभी उन्होंने तुम या तू करके बात नहीं करी। लेकिन वैसे भी यूपी में तो ये बच्चों से नहीं। अच्छा, बच्चों से नहीं, बच्चों क्योंकि से ये मैंने सुना हुआ है कि जी, आप करके ही बात करते हैं, क्योंकि वहाँ तहजीब और वो बहुत ज्यादा है। लखनऊ के नवाब और पहले आप वाली बात बहुत है उसमें। बट हमारे घर में पेरेंट्स भी बच्चों से भी आप बात करते थे। मुझे मेरे फादर कहते थे आप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे कि हम वैसे बात करें, हम तू तड़ाक करके बात नहीं करें, क्योंकि वहां पे वो अच्छा नहीं माना जाता था। हम कहते थे कि रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है और हर रिश्ते में एक रिस्पेक्ट होता है। हमारी बर्थडेज पे सेलिब्रेशन की जगह हमें वो गंगा के किनारे लेके जाते थे और वहां पर पूरियां और सब्जी जो है वो गरीबों को लाइन से बांटना, तो हमारे हाथ से उनको बांटने का वो करवाते थे
क्योंकि वो कहते थे कि बेटा ये सच्चा आपका बर्थडे है कि आप गरीबों को कुछ आप मतलब ऐसे जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं। हमारे पास में ही, गंगा जी के पास ही लिप्रेसी आश्रम था अच्छा। एक, तो वहां पर हर बर्थडे पे मेरे ब्रदर हो या मैं हूँ या मेरा छोटा भाई था, तो किसी का भी बर्थडे जन्मदिन हम वैसे मनाया करते थे कि हम वहां अच्छा। पर जाके लिप्रेसी आश्रम में उनको बच्चों को या जो भी वहां पे लोग होते थे जरूरतमंद उनको हम अच्छा, कुछ ना लेकिन कुछ जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में मैं रेमेडीज देता हूँ ये सारी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम्म कि अगर मून 8 हाउस में है, हम्म तो देन आई विल टेल टू दैट पर्टिकुलर नेटिव हम्म कि आप अमावस्या के दिन जाओ और खीर बांटो। अच्छा। ठीक है। हम्म फिर अगर सैटर्न जैसे 8 हाउस में है, देन आई विल से कि आप जैसे अंधे अंधे लोग हैं या हैंडीकेप लोग हैं, उसको जाके मेडिसिन बांटो। हम्म तो ये सारी रेमेडीज है एस्ट्रोलॉजी में जो हम बताते हैं। लेकिन ये रेगुलर रिचुअल्स है जो इंडिया में पहले होती थी, जो अभी नहीं होती है। बिल्कुल। कुछ जगह पर अभी भी देखिए जिंदा है। मैं कहूंगी कि आज भी अगर आप छोटे शहरों या कस्बों में आप जाएंगे तो आज भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जैसे हमने अपने फादर को ही देखा करते हुए और हमें करवाते हुए, तो हमने अपने बच्चों के साथ भी वो किया। मैंने भी कोशिश करी, जैसे दिल्ली में जब मेरी मैरिज हुई, आफ्टर दैट बच्चों के बर्थडेज पे हम आर्य समाजी थे, तो हमारे यहाँ आर्य समाज मंदिर में जाके बच्चों को दान करना या उनके लिए पेंसिल रबड़ जो भी हम इस तरह की चीजें जो हम दे सकते हैं, बुक्स हैं, उनको इस तरह से करवाना, हवन करना, मतलब दूसरों के लिए। कहते हैं ना, मैंने वो सीखा, मेरे अंदर वो बीज था तो मैंने अपने बच्चों को भी दिया। तो मुझे लगता है आज भी है, डिपेंड करता है कि आप कितना उसको आसपास देख रहे हैं। आप मेरी सारी रेमेडीज बोल रहे हो अभी। जैसे अभी आपने बोला कि पेंसिल रबर देना जाके, दैट्स अ रेमेडी ऑफ मर्क्यूरी इन 8 हाउस। कि आप डोनेट करो, एजुकेशन डोनेट करो किसी लड़की को या जो भी बच्चा जरूरतमंद है, जिनको अभी तो इंडिया में काफी सारे एनजीओ खुल गए, वहां पे जाके आप बोल सकते हो कि पूरे साल की पढ़ाई आप दे रहे हो, मतलब कुछ 20-25-30 हजार जो खर्चा आता है वो आप दे सकते हो, वैसे करके। तो ऐसे सारी रेमेडीज अभी भी है जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन अभी जान के मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है, आई एम गेटिंग बिट सरप्राइज, ये सारी रेगुलर रिचुअल्स है, हम लोग करते थे ये। इंडिया में रह के हमने किया, और यहाँ पर भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना मेडिटेशन। तो वो हम वहाँ पे भी दान दक्षिणा करना और वहाँ के लिए सेवा देना। सेवा वहाँ पे क्या होती है विपश्यना में कि आप को 10 दिन वहाँ रहना होता है, और आप जाके वहाँ पर 10 दिन के लिए, क्योंकि आप कुछ पैसे से दान नहीं करते हैं, आप अपना आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं वो भी, लेकिन सेवा देने का मतलब ये है कि आप 10 दिन वहां पर जो लोग भी मेडिटेटर हैं वहां पर, उनके लिए खाना बनाना, वहां सफाई करना, जैसे गुरुद्वारे में लोग करते हैं, लंगर वगैरह बनाते हैं और सफाइयां करते हैं। हाँ, इस तरह से। तो वो भी मेरे हस्बैंड ने भी किया, मैंने भी किया, और मेरी बेटी को भी अभी हमने इनकरेज किया कि मस्ट डू इट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको ना एक कहते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े रहना, आपके रूट से जुड़े रखता है। बिल्कुल। तो ये हम तो करते ही हैं, और हम अपने बच्चों को भी ये कहते हैं कि कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितने भी बड़े हो लाइफ में, लेकिन हमेशा ग्राउंडेड रहना। तो उसमें भी मैं एक कहावत जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ और खुद भी यूज करती हूँ बच्चों के लिए, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब आप समझ रहे हैं कि खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, देखने से दूर से लगता है रे वाह। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, छाया तो वो किसी को दे नहीं पाता है, तो पेड़ का क्या फायदा, और फल इतनी दूर लगा है कि भूख लगी हो तो आप कुछ खा भी नहीं सकते। तो पेड़ ऐसा हो, व्यक्तित्व आपका ऐसा हो, इंसान ऐसा हो कि हमेशा देने के लिए तैयार हो, झुका हुआ हो। तभी तो कहते हैं ना कि फूलों से या फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, मतलब उसके पास है कुछ देने को, इसीलिए वो झुका है। नहीं तो आप गुरूर में लंबे ताड़ के पेड़ की तरह खड़े हुए हो और आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, आप खड़े रहो, आपकी गर्दन बहुत ऊपर है, तो देयर इज नो पॉइंट। क्योंकि देखो हम सब लाइफ में क्यों आए, आपका मैंने पॉडकास्ट मैं सुन रही थी,
एंड आई वाज सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी कि इतनी अच्छी बात कही कि हम सब इस लाइफ में क्यों आए हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ मोटिव लेके आए हैं। हाँ हम सबका कोई जीवन में एक उद्देश्य है। कुछ लोग सिर्फ काट रहे हैं, कुछ लोग जी रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आपने वो टॉपिक लिया है अच्छा और उसको मैं हालांकि पूरा सुनने का मुझे उतना वक्त नहीं मिला, हम्म। बट मैं ज़रूर निकालूंगी एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएशन। तो मैं इसमें कहूँगी कि आप ऐसे ही पॉडकास्ट बनाते रहिए और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था तब हम एक्सल्टेड जुपिटर के बारे में पढ़ते थे, तो वो सारी क्वालिटीज आपके में है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि आपका जुपिटर जो है एक्सल्टेड है। हो ओके। देखिए ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तो मतलब एक्सल्टेड जुपिटर मतलब क्या होता है कि जुपिटर मतलब योर रिलीजियन, योर कल्चर, योर ट्रेडिशन, फिलोसॉफी, और ये सारी चीजों को लोगों को बताना, लोगों को कहना इन अ वे हाउ यू बिलीव इट, और अपने रूट से जुड़े रहना, गिविंग एटीट्यूड, डोनेशन, ऑफरिंग्स। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक्सल्टेड जुपिटर की होती है और काफी एथिकल, मतलब वेरी एथिकल। मतलब अगर मैं बोलूं कि आपको कोई बोले कि ये थोड़ी यहाँ पे चीटिंग करनी है तो यू वोंट डू इट। नो, नेवर नेवर। देखिए मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई भी। एक इंसिडेंट शेयर करूंगी आपसे कि मैं जब दिल्ली आई और दिल्ली में मैंने काफी सारे चैनल्स में इंटरव्यूज दिए आफ्टर मैरिज, क्योंकि मैं दूरदर्शन छोड़ के आई थी। तो चैनल का नाम मैं नहीं लूंगी, वहाँ पे मैं एक इंटरव्यू देने गई एंड मैं सिलेक्ट हुई वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बोला कि तब मेरे बच्चे नहीं थे एंड आई वाज न्यूली मैरिड एंड ऑल, सो एंड आई वाज क्वाइट एम्बिशियस आल्सो। जब मैं उस समय काफ़ी अच्छा कर रही थी और सब कुछ अच्छा अच्छा था, तो उस समय हमने यही प्लान किया था कि आई विल डू समथिंग गुड इन माय मीडिया फील्ड एंड म्यूजिक बोथ। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जो वहाँ पे प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे बोला, ऋचा जी आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं। अच्छा। तो मैंने उनको बोला, सर जो भी प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है मैं ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने बोला वो तो आप करेंगी ही, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं। अच्छा। तो वो एक काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल भी बात थी और मैं ये कह सकती हूँ कि उस समय मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उनको जवाब दे पाई। बस मैं बहुत घबरा गई और मैंने अपना वहाँ से, मेरा बगल में ही पर्स रखा था, उसको उठाया और मैं आँसुओं के साथ बाहर निकल के आई। और घर आके मैंने, सबने पूछा कैसा रहा, क्या रहा? मैंने कहा मैं सेलेक्ट नहीं हुई। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, आपने बोला ना, चीटिंग करके और कैसे भी करके आगे बढ़ते हैं, बट मैंने उसको नहीं चुना, उस रास्ते को। और ऐसा नहीं था कि उसके बाद मैं रुक गई, जहाँ मुझे मिलना था वो चीज़ें मुझे मिली भी और मैंने किया भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ में आपके बड़े खट्टे-मीठे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं और आप उससे सीखते हो। आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे उस वक़्त उनको जवाब देना चाहिए था। हाँ। मुझे उनको कम से कम कहना तो ज़रूर चाहिए था, बट मैं नहीं कर पाई। तो जो कॉन्फिडेंस की आपने बात कही कि हम समय के साथ ग्रो करते हैं, सीखते हैं। आज मुझे कोई कहे तो मैं उसको शायद पलट के एक थप्पड़ भी लगा सकती हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ। बट एक समय ऐसा भी था जब कुछ नहीं कह पाई। इंडिया में इतना सारा काम कर रहे थे, आपने बहुत सारा काम किया, मल्टीपल जॉब्स की, तो एकदम से ऑस्ट्रेलिया आना कैसे हुआ और वो कैसे अफेक्ट किया आपकी लाइफ को? क्योंकि ये काफी बड़ा चेंज था, यहाँ पे आना, यहाँ पे सेटल होना, पॉपुलेशन वाला एरिया जो था वो छोड़ के आप आइसोलेटेड एरिया में आ गए। पूर्वेश, हम एक पूरा पेड़ की तरह वहाँ पे सेटल थे इंडिया में। कहते हैं कि एक भरा पूरा पेड़ था, क्योंकि हम काफ़ी लेट आए यहाँ पर। व्हेन वी केम हियर आई वाज़ 40 और उस वक़्त पे आना, कहना चाहिए बच्चे भी हमारे बड़े हो गए थे, इतने बड़े थे कि वो स्कूल्स में थे और डूइंग वेरी वेल। तो पूरा पेड़ को उठा के यहाँ पर लेके आना और उसको फिर से एस्टैब्लिश करना आसान नहीं था।
बहुत मुश्किल रास्ता था। हम्म, और यहाँ आने का डिसीजन ऐसा रहा कि मेरे हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी मिली, ही वाज इन सिंगापुर फॉर 1 ईयर, हम्म, और उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया आने का वहाँ से ऑफर हुआ, एंड ही आस्क्ड मी कि ऑस्ट्रेलिया जाना है एंड ऑल। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जा रही, अच्छा। क्योंकि मुझे तो नहीं जाना ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेरा कुछ वहाँ पे काम ही नहीं है। 2007 में हम यूएस गए थे, और यूएस में मैं वहाँ देख के आई थी कि मेरे लिए वहाँ कोई काम नहीं होगा एज़ अ मीडिया पर्सन, एज़ अ म्यूज़िशियन। तो बाहर की कंट्रीज़ में तो है ही नहीं वो आपके लिए कुछ भी, तो आप कुछ और ही करोगे। और मेरा शुरू से, मैं डॉक्टर भी इसीलिए नहीं बनी क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट संगीत में था, हमेशा से इंटरेस्ट मीडिया में था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, बट फैमिली की वजह से और बच्चों की और हस्बैंड की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैंने सब चीज़ें वहाँ छोड़ी इंडिया में, और यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी मेरे अंदर। कहना चाहिए ना, हमेशा मैं उससे भागती रही, डिनाई करती रही कि मेरी लाइफ में क्या हो गया, ये क्या चल रहा है मेरे साथ। तो आई वाज़ क्वाइट डिप्रेस्ड, शब्द मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, बट आई वाज़ सैड एंड अपसेट। So I think you are kind of resisting the change. करेक्ट, दैट्स राइट। और मैं बहुत बहुत अपसेट रहती थी। शुरू अच्छा। के हम लोग एडिलेड आए सबसे पहले, हम्म, और बिकॉज़ उदय वाज़ वर्किंग, ही वाज़ ऑलवेज़ वर्किंग एंड बिज़ी, एंड नया देश था, हम्म, तो सेटल होने में टाइम लग रहा था। बच्चे भी अपनी लाइफ में स्कूल में बिज़ी हो गए थे। मैं घर पे अकेली, मेरे पास कुछ काम नहीं, जबकि मैं 24/7 काम करने वाली, हाँ। इंडिया में वर्किंग थी और भागती-दौड़ती रहती थी। तो यहाँ पर आके मुझे लगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई, एंड आई हैव बिकम लाइक अ मेड, एम-ए-आई-डी मेड। में। और मैं और मेरे हस्बैंड ये मज़ाक करते हैं कि इंडिया में वी वर लाइक एम-ए-डी-ई मेड, मेड For फॉर each ईच अदर। other. और यहाँ पर अब हम हैं एम-ए-आई-डी मेड, Made मेड for फॉर each ईच अदर। other. क्योंकि हम सारे काम जो हैं घर के, हमें यहाँ पर आपको पता ही है हाँ, हाँ। कि खुद ही करना पड़ता है, आपके पास कोई हेल्प नहीं होती है। सारा बर्तन है, ग्रोसरी है, लॉन्ड्री है, क्लीनिंग है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। एंड वो जो एक लग्ज़री थी लाइफ़ की इंडिया में, और हमारे पास 4-4 5-5 सर्वेंट्स थे, हम लाविशली रहते थे। और यहाँ पर आके जो हमने कहते हैं ना, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। हम्म, एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि जब हम एडिलेड आए, तो मेरा बेटा उस समय 6th में था और बिटिया मेरी 9th में थी। हम्म, तो जब हम आए यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो फर्स्ट डे जब हम रुके, पहले तो हमने एयरबीएनबी लिया था, तो हमने वहाँ पे रह के और घर ढूँढा एंड ऑल किया। तो जिस समय हमने घर पे शिफ्ट किया, तो फर्स्ट डे हमारे पास नेचुरली कुछ भी नहीं था, हमारे पास 4 अटैचियाँ थी बस, हम्म। उसके साथ हम लोग आए थे। तो ज़मीन पे हमने वो चादर बिछा के एक रूम में हमने सोने का प्लान किया। तो माय सन वाज़ सेइंग दैट मम्मी हम गरीब हो गए। तो But this बड़ा is ही cute. हाँ। क्योंकि उसको उसको मन में यही आया कि हाँ। पहले तो हम इतने अच्छे से वेल सेटल्ड थे इंडिया में, सब कुछ था हमारे पास, और यहाँ पर आने के बाद हम ज़मीन पे सो रहे हैं, और हमारे पास एक बेड भी नहीं है, एक मैट्रेस भी नहीं है, हम एक बेडशीट चादर सी बिछा के, और हम चारों उसी रूम में, क्योंकि ठंड बहुत थी, हाँ, तो हमें ठंड भी बहुत लगती थी, क्योंकि इंडिया से आने के बाद तो काफ़ी हमें यहाँ पे हाँ। ठंड महसूस हुई, तो हम एक ही रूम में वो ब्लोअर चला के और वैसे रहे हम। वो भी एक समय था, और शुरू में काफ़ी मेरे को हेल्थ इश्यूज़ आए, और क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और मेरे पास कुछ काम नहीं था। वो जो फीलिंग थी कुछ ना करने की, वो हमेशा मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी कि क्या कर रही हूँ मैं? इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी एजुकेशन के बाद, मैं सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ बन गई हूँ, घर में सारे टाइम ये कर रही हूँ। तो वो मुझे लगता है कि आज मैं सोचती हूँ, तो आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, और आगे भी मैं बढ़ी, क्योंकि मैं उस समय आगे बढ़ ही नहीं रही थी, मैं वहीं पर रुक गई थी। तो ज़िंदगी बहते पानी के बहाव जैसी होती है, और उसमें बहुत सारे पत्थर आते हैं बीच में। अगर आप रुक जाते हो तो स्टैग्नेंट हो जाते हो, पानी आपका सड़ने लग जाता है वो। तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ आए, और मैं क्योंकि रुक गई थी वहाँ। मैं उसको बहने नहीं दे रही थी, फ्लो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे विचारों में, मेरे अपनी चीज़ों में मैं बहुत अटका हुआ-सा महसूस करती थी, बहुत लोनली महसूस करती थी, वापस जाना चाहती थी, और खुश नहीं थी।
लेकिन फिर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली और मुझे रेडियो मिला। 5 में मैंने हाँ। एज़ एन एंकर काम करना शुरू किया। शुरू में तो एज़ एन एंकर काम कर रही थी, अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी वो। फिर धीरे-धीरे वहाँ पर एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिली, मेरे को उन लोगों ने सुनना शुरू किया हुँ। और वहाँ पे जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे हुँ। और उनकी वजह से फिर उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया। अच्छा। तो मैं वहाँ पे रेडियो कोऑर्डिनेटर बन गई और मैंने लोगों को वहाँ पे काफ़ी सारा कहना चाहिए प्रोडक्शन का काम किया लोगों के साथ, उनको सिखाने का भी मौका मिला हुँ। क्योंकि बहुत फ्रेशर्स थे वहाँ पे लोग और हुँ। कोई भी रेडियो वाला नहीं था। अच्छा। सभी जनरल लोग जो थे वो हुँ। काम कर रहे थे वहाँ पर। तो उनको भी लगा कि कोई अच्छा रेडियो से सीखा हुआ बंदा यहाँ पर आया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने अमीन सयानी जी से भी सीखने का हमें मौका मिला हुँ। दिल्ली में। तो वो सारा भी एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे चीज़ें धीरे-धीरे सेट होती चली गईं। रेडियो मैं कर ही रही हूँ, यहाँ से भी स्टिल मैं यू आर डूइंग। येस, आई एम वर्किंग हुँ। इन 5 वीबीआई, आई एम हुँ। डूइंग माय प्रोग्राम्स। तो मेरा एक आधे घंटे का पूरा स्लॉट है फ्राइडे को। आप टेस्टमेनिया में 5:30 से 6 सुन सकते हैं एवरी फ्राइडे। हुँ। फ्राइडे विद रिचा नाम से मैं करती हूँ। हुँ। और उसके अलावा मैं काफ़ी सारे स्क्रिप्टिंग वर्क भी करती रहती हूँ घर पे हुँ। और मैं काफ़ी लोगों को यहाँ से बैठ के जो भी एक मीडिया या म्यूज़िक के लिए गाइडेंस होती है, मैं म्यूज़िक क्लासेस भी लेती हूँ। अच्छा। बहुत सारे हमारे बच्चे यहाँ पर हैं जो बच्चों से एक हाँ। प्यार है वो अभी भी बना हुआ है। तो हाँ। बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको माइक पे बोलना, आपको हुँ। कैसे पॉजेस देने हैं वो। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी मैं सिखा सकती हूँ जो मेरे पास है, हुँ। तो कहते हैं ना ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, हाँ। अपने पास रखने से कभी भी वो नहीं होता। हुँ। तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट और इसीलिए यहाँ पर अभी हमने प्लेज़ शुरू किए बिकॉज़ जब मैं इंडिया में थी और मैं एज़ अ म्यूज़िक टीचर काम करती थी, तो मैं वहाँ पे एचओडी थी स्कूल में। अच्छा। तो हमने काफ़ी सारे बैलेज़ किए और बहुत सारे शोज़ किए। तो उसमें क्या था कि दशावतार है, सेव गर्ल चाइल्ड है, बुद्ध है, मुन्ना भाई है, इस तरह से हमने बहुत सारे प्लेज़ किए थे, नुक्कड़ नाटक हम करते अच्छा। थे, म्यूज़िक के कॉयर्स हमारे अपने थे। तो वो जो मेरे को वहाँ से इस तरह की चीज़ों की जो लर्निंग हुई और जो मैंने लर्न किया, सीखा और दिया व्हाटएवर, तो वो सारी चीज़ें अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्हाई नॉट इन ऑस्ट्रेलिया? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? बड़ा ही मज़ा आ रहा है, अब तो मैं कहूँगी कि आई एम रियली हैप्पी एंड धीरे-धीरे ग्रो कर रही हूँ यहाँ पर हुँ। एंड अब लगता है कि कभी भी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए।